ओके, तो आज के इस सेशन में हम जानने का प्रयास करेंगे कि हु एम आई। मैं आप लोगों से अगर सवाल पूछूंगा कि आप में से कितने लोग अपने आप को जानते हैं, क्या कोई मुझे वाकिफ जवाब दे सकता है कि मैं, हाँ सर, आई नो माई सेल्फ वेरी वेल। हम किसी को बोलते हैं, अरे तू इसको जानता है क्या, ये तो मेरी सहेली है, उसको जानता है क्या, वो तो मेरी सहेली है, मेरे पापा है, मम्मी है, एक्स है, वाई है, जेड है। ये बातें तो इन जनरल हो गए हैं। हमारे साथ या आसपास रहने वाले लोगों को हम जानते हैं, लेकिन ये बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है कि क्या हम अपने आप को जानते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है, ये अंडरस्टैंडिंग सेल्फ की जो प्रक्रिया है, ये खुद को जानने की प्रक्रिया है। हु एम आई, हम कौन है। तो हु एम आई, अपने आप को जानने का क्या प्रयास होता है। तो फर्स्ट थिंग, देयर इज अ वेरी फेमस स्टोरी इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है, उसमें एक बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध एक स्टोरी है। वो स्टोरी है भंते मिलिंद, भंते नागसेन और मिलेंडर राजा की, जो कि बाद में बुद्धिज्म में कन्वर्ट होकर मिलिंद बन गया। तो ये स्टोरी सेल्फ आइडेंटिटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टीचर स्टूडेंट रिलेटेड है। इसके लिए भी इसके अपने अध्यापक शिक्षा में एक अपने मायने हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि टीचर को रैशनल होना चाहिए। टीचर के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। तो ये रैशनैलिटी की कंसेप्ट कहां से आएगी। इन स्पाइट ऑफ रीडिंग अ सिंगल रिलीजन बुक्स और फॉलोइंग, यस, आपका जो भी रिलीजन है आप उसको फॉलो करो, लेकिन एज अ टीचर यू शुड नो द रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। ऑल रिलीजन के एस्पेक्ट्स आप लोगों को बेसिक लेवल पर कम से कम पता होने जरूरी है। वैसे ही बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है। बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में नागसेन नाम का एक बौद्ध भिक्षु हुआ करता था और मिलेंडर नाम का एक राजा है। देखिए, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, उस वक्त शुंग डायनेस्टी की स्थापना हो गई है। जब शुंग डायनेस्टी की स्थापना हो गई, ये जो पुष्यमित्र शुंग था, जिसने की शुंग डायनेस्टी की स्थापना की, इसने धोखे से, कपट से मौर्य साम्राज्य का जो सबसे आखिरी सम्राट था बृहद्रथ मौर्य, उसकी हत्या तो कर दी, लेकिन जो विशाल साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर आज का सिलोन यानी श्रीलंका तक फैला हुआ था, वो सारा साम्राज्य संभालने की क्षमता उस पुष्यमित्र शुंग में नहीं थी। इसलिए आफ्टर मौर्य साम्राज्य के बाद छोटे छोटे बहुत सारे राज्यों का यहाँ पर निर्माण हो गया है। दैट इज आफ्टर मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। वैसे ही यहाँ पर एक फिर वो मिलेंडर, कुछ इंडो ग्रीक साम्राज्य भी निर्माण हो गए हैं। क्योंकि देखिए, सम्राट अशोक के कार्यकाल में बहुत सारे ग्रीक राजाओं ने यहाँ पर अपना आगमन किया था, क्योंकि सिकंदर आया था, उस समय ग्रीक की संस्कृति भी यहाँ पर लेकर आया था। तो ग्रीक के, इंडो ग्रीक राजाओं ने भी बहुत सारे भारत की भूमि में अपना बस्तान बनाया था। उन्हीं में से एक मिलेंडर था। तो ये मिलेंडर एक बहुत ही विद्वान विद्यार्थी था। वो अपने आप को अजन्म छात्र की प्रवृत्ति में समझने वाला था। तो ये मिलेंडर किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी पुरोहित को, किसी भी धर्म के उपदेशक को सीधी चुनौती दे दिया करता था कि आओ और मुझसे चर्चा करो और बहस में जीतो। तो उस वक्त जितने भी पुरोहित थे या जितने भी फिलोसोफर थे जो अपने आप को ज्ञानी समझते थे, अपने आप को विद्वान समझते थे, उनमें से कोई भी मिलेंडर के साथ चर्चा करने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था, वहां पर सारे बहुत कम मात्रा में बौद्ध भिक्षु रह गए थे। उनमें से एक नौजवान, एक यंग नागसेन नाम का एक बौद्ध भिक्षु बचा था। वो जब खुलेआम चुनौती बौद्ध भिक्षुओं को दिया करता था, खुलेआम यहाँ के ब्राह्मणों को चुनौती दिया करता था, तब किसी ने बताया कि नागसेन नाम का एक बौद्ध भिक्षु यहाँ पर है जो कि आपके सवालों का जवाब दे सकता है। तो मिलेंडर के सवाल इतने गहरे हुआ करते थे और इतने डीप में आदमी को सोचने के लिए मजबूर किया करते थे कि भले भले उसके सवालों को सुनने से पहले ही उससे भाग जाया करते थे। ऐसी उसने
इमेज कर दी थी। तो उसको किसी ने बताया कि नागसेन नाम का एक बौद्ध भिक्षु है जो कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकता है। तो मिलांडर ने तय किया तो चलो जाकर भंते नागसेन से मिलते हैं। तो भंते नागसेन जो है वो सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो गए और उनके साथ वो धार्मिक चर्चा भी करने के लिए तैयार हो गए। देखो, हम एक कंफर्मेशन बायस के साथ जीते हैं। हम लोग यानी जितने भारतीय समाज में खास करके ये रूढ़िता ज्यादा दिखाई देती है कि अगर कोई हिंदू फैमिली में बॉर्न हुआ है तो वो धर्म की अस्मिता के साथ इतना गहरा लगाव लेकर आता है कि वो अपने धर्म के बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है। सिमिलरली सिमिलरली अगर कोई अन्य धर्म का जो उपदेशक होता है या फॉलोअर होता है, वो वो भी अपने धर्म में किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस या उसके बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो वो जब जन्म से उसको धर्म मिलता है, क्योंकि उसको समझ आने से पहले उसको धर्म दिया जाता है, तो वो उसी धर्म के बातों को लेकर आगे चलता रहता है कि वो उस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता है। और इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि जब राजनीति में धर्म आता है तो इसका इस्तेमाल राजनीति के करने लग जाते हैं। वो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से नहीं देखा जाता है। तो मैं आप सभी को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यस, किसी भी कंसेप्ट को देखने से पहले उस कंसेप्ट को एज अ रैशनल बोल के देखना सीखिए। तो उस वक्त ऐसा नहीं होता था। जब मिलैंडर ने कहा कि वो तो ग्रीक कल्चर को फॉलो करता था और बौद्ध नागसेन तो बौद्ध बुद्धिज्म को फॉलो करता था, फिर भी उन्होंने धर्म के ऊपर चर्चा करने के लिए एक दूसरे के साथ वो तैयार हो गए हैं। तो जब वो नागसेन के पास मिलैंडर इतना बड़ा राजा होते हुए भी एक मामूली भिक्षुक के साथ धर्म के ऊपर चर्चा करने के लिए, जनरल सवाल पूछने के लिए वो उसके कुटिया में जाता है। जब वो उसकी कुटिया में जाता है तो वहां पर हजारों बौद्ध भिक्षु होते हैं, वो छोटे छोटे मठों में अपना काम कर रहे होते हैं। क्योंकि मिलिंद राजा बहुत बड़ा विद्वान होता है कि वो देखता है कि इनमें से नागसेन कौन सा है। तो एक नौजवान बौद्ध भिक्षु गेरुए वस्त्र परिधान किए हुए, उसके चेहरे में एक चमक है और एक कॉन्फिडेंस है। उस कॉन्फिडेंस को देखकर ही मिलिंद समझ जाता है, मिलिंडर समझ जाता है कि यही नागसेन हो सकता है। तो जब जाकर वो नागसेन से कहता है कि आप ही बनते नागसेन हो, तो नागसेन समझ जाते हैं कि विद्वानों की ये पहली परीक्षा होती है कि वो दूसरे विद्वान को जब पहचानते हैं तो उसके चेहरे की चमक और वो उसके ज्ञान पे चर्चा करने से पहले वो समझ जाते हैं। उसके चेहरे का कॉन्फिडेंस बता देता है कि यस, ही इज अ जीनियस गाय। वो पहचानने की क्षमता भी दूसरे विद्वान में ही होती है, अन्य किसी में नहीं होती है। तो चर्चा शुरू, चलो बोलते हैं कि मैं आपकी ख्याति सुनकर आया हूँ बनते नागसेन की, आप मेरे सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो हम ये विवाद शुरू कर देते हैं, चर्चा शुरू कर देते हैं। अगर मैं हार गया तो आपके धर्म का, रिलीजन का उपासक बन जाऊंगा। एक्चुअली ये बात पहले नहीं होती है, बाद में जब वो डेप्थ में जाता है तब वो बुद्धिज्म एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मिलैंडर राजा उसको पहला ही सवाल पूछता है कि हु इज नागसेन। सेल्फ आइडेंटिटी की प्रक्रिया यहां से शुरू हो जाती है। हु इज नागसेन, नागसेन कौन है? तो बोलता है ना, बनते नागसेन कहते हैं उसे कि यहाँ पे रुद्रसेन, नागसेन, शमसेन, ऐसे जो अन्य लोगों के नाम होते हैं उन्हीं नामों की तरह मेरा भी एक नाम है नागसेन। दैट इज, मैं वो हूं। यहाँ पर कोई भी परमात्मा नहीं है, इस भूतल पे कोई भी ऐसी परमात्मा नहीं है। तो बोलते कैसे कहते हो तुम, कोई भी परमात्मा नहीं है? नागसेन नाम की एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, उसको तुम कैसे विशद करोगे? क्या तुम्हारा चेहरा है उसको हम नागसेन बोलकर कहे? क्या तुम्हारे बाल है उसको देखकर हम तुमको नागसेन इंटरप्रेट करें? क्या तुम्हारे हाथों की लंबाई देखकर तुमको हम नागसेन इंटरप्रेट करें? क्या तुम्हारा शरीर को देखकर हम इंटरप्रेट करें, पैरों को देखकर इंटरप्रेट करें?
तो हम नागसेन को इंटरप्रिट कैसे करें, हम कैसे जाने कि हु इज द नागसेन? क्या नागसेन का हाथ नागसेन है, क्या नागसेन का पैर नागसेन है, क्या नागसेन का सर नागसेन है, क्या नागसेन का चेहरा नागसेन है, क्या नागसेन का दिमाग नागसेन है? तो इन सारे सवालों का जवाब देते हुए नागसेन कहते हैं कि इनमें से कोई भी नागसेन नहीं है। वो बोलते हैं ऐसे कैसे कहते हो, इनमें से कोई भी नागसेन नहीं है, तो नागसेन है कौन? तो बनते नागसेन उस मिलैंडर से कहते हैं कि आप तो बहुत शानो शौकत में जीने वाले इंसान हो, बहुत बड़े राजा हो, आपको इस कड़ी धूप में आने के लिए क्या पैरों से चलकर आए हो आप? अगर आप पैरों से चलकर आओगे तो इस कड़ी धूप में आपके पैरों को छाले गिर सकते हैं। तो आप कैसे आए हो? तो बोलता कि नहीं, मैं मेरे रथ में बैठ कर आया हूं, मैं मेरे रथ में बैठ कर आया हूं। तो बनते नाग से वो बोलता है हाँ ठीक है, तो चलो हम उस रथ को देखते हैं। ये सारे विवाद देखने के लिए उस कुटिया में जितने भी हजारों बौद्ध भिक्षु थे, उनको सामने बिठाया जाता है और उनके सामने ये चर्चा हो रही होती है। मिलैंडर भी अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया हुआ है, वो सब भी इस चर्चा के साक्षीदार होते हैं। वो बैठते हैं वहां पर और वो चर्चा शुरू हो जाती है। देखो, इस रथ के पहिए को अगर अलग निकाल दिया जाए तो क्या रथ का पहिया रथ है? क्या रथ का चक्का रथ है? क्या रथ की रस्सी रथ है? क्या रथ का घोड़ा रथ है? क्या रथ का जो लकड़ी रखाई हुई है वो रथ है? क्या लकड़ी को, रथ को जो डिजाइन किया गया है, क्या वो रथ है? तो मिलैंडर कहता है कि नहीं, इनमें से कुछ भी रथ नहीं है। जब इन सारे पुर्जों को हम एक साथ जोड़ देते हैं तब ये रथ की प्रतिकृति होती है, तब ये रथ तैयार हो जाता है। तो बनते नागसेन भी उनसे कहते हैं कि सिमिलर, मेरा आंख कान नाक पैर इसमें से कुछ भी नहीं है रथ। मैं जो हूं, इन सारी श्रृंखलाओं को मिलाकर जो बनता है, मेरे आचरण को मिलकर जो बनता है, मेरे विचारों को बनकर जो मिलता है, दैट इज द नागसेन। नागसेन इज एन यूनिक आइडेंटिटी। नागसेन इज एन यूनिक आइडेंटिटी, वो एक यूनिक आइडेंटिटी है। मेरे आचरण, मेरे विचार, मेरी शारीरिक कृति, मेरे बोलने का लहजा, मेरा नॉलेज, मेरा जो इंक्लूसिव नॉलेज, मेरा जो इंक्लूसिव पर्सनालिटी है, इन सारे चीजों का जो सम होता है, इन सारे चीजों का जो एडिशन होता है, दैट इज नॉलेज। क्या है वो? सम ऑफ इंडिविजुअल नॉलेज प्लस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, यानी मेरा खुद का ज्ञान प्लस मेरी खुद को जानने की जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज द सेल्फ आइडेंटिटी। वो मेरी पहचान है। क्या है सेल्फ? मैं सेल्फ अवेयरनेस, मैं अपने आप को कितना जानता हूं, मेरे पॉजिटिव गट्स क्या है, मेरे निगेटिव गट्स क्या है, मेरे नॉलेज में क्या खूबियां है, मेरे नॉलेज लेने की प्रक्रिया में क्या गलतियां है, मैं कैसे नॉलेज जल्दी एक्वायर कर सकता हूं, मैं किस तरह से नॉलेज एक्वायर करने में मुझे डिफिकल्टी होती है, कौन सा आशय पढ़ने में मुझे आसानी होती है, कौन सा आशय पढ़ने में मुझे मुश्किल होती है, मैं, मेरे फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या है, मेरा शरीर क्या है, मेरी हाइट कितनी है, मेरा चेहरे का रंग कैसा है, ये सारी बातों को साइकोलॉजिकली एस्पेक्ट के साथ और सोशल एट्रीब्यूट्स के साथ जब सम किया जाता है, दैट इज द नागसेन। ये सब मिलकर नागसेन की आइडेंटिटी बनती है। और वो जब मिलिन को बोलता है कि ये सारों को सम बनाकर जो किया जाता है, दैट इज माय आइडेंटिटी। तो सेल्फ आइडेंटिटी क्या है? अगर हमारे क्लास में एक लड़की है, वो लड़की को बोलता है अरे वो नाम की लड़की, वो नाम की लड़की नहीं, उस दूसरे नाम की भी लड़की होती है, उसका आचरण क्या है, उसका विचार क्या है, उसका नॉलेज क्या है, वो किसके साथ कैसे बिहेव करती है, उसका सेल्फ अवेयरनेस क्या है, उसका फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एट्रीब्यूट्स क्या है, इन सारी श्रृंखलाओं को मिलाकर उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति की एक पहचान बन जाती है, उसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। और इन सारी बातों के बारे में जब वो व्यक्ति खुद जानती है, दैट इज हर सेल्फ आइडेंटिटी। व्हाट गॉट इट दिस पॉइंट? सेल्फ आइडेंटिटी यानी खुद को जानना, खुद को यानी खुद की सारी प्रक्रिया को जानना है। इसीलिए वेस्टर्न का एक बहुत फेमस फिलोसोफर है, उसका नाम है प्लेटो। वो कहता है नो थाई सेल्फ, अपने आप को जानो, लोगों को जानने से पहले अपने आप को जानो। आमतौर पर देखा जाए तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उस साइकोलॉजिकल प्रोसेस में लोग लोगों को जानने, अपने आप को जानने के बजाय लोगों को जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अरे वो कैसा है, ये ऐसा है, वैसा है। ठीक है भाई, तूने उसके कृति का अध्ययन कर लिया, उसको जान लिया, लेकिन क्या तूने अपने आप को जाना है? जो लोग अपने आप को जानते हैं वो लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं, जो लोग अपने आप को नहीं जानते वो लोग जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होते हैं।
इसलिए अगर आपने आप को कुछ बनाना चाहते हो, अपने आप को कुछ वो कामयाबी पर लेकर जाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने आप को जानना चाहिए। इसलिए बुद्धा की एक वचन है, वो कहते अत्त दीप भव, खुद को इलाबरेट करो, अपने अंदर के दीप को जगाओ। अगर आप आपके अंदर के दीप को जलाओगे तब अपने आप को जान पाओगे। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है कि अपने आप को जानने की प्रक्रिया को सेल्फ आइडेंटिटी कहते हैं। आकर जिंदगी में तुमने क्या जाना, अगर तुमने आपने आप को न जाना, आकर जिंदगी में तुमने क्या जाना, अगर तुमने आपने आप को न जाना, खाली रह जाएगा ये जीवन का पैमाना। अगर जान भले ही तुमने लिया सारी जहां का आशियाना, अगर तुमने सारे जहां का आशियाना भी जान लिया, लेकिन तुमने अपने आप को अगर नहीं जाना, तो कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उन लोगों ने पहले अपने आप को जाना है। देन दे हैव क्रिएटेड देयर ओन सेल्फ आइडेंटिटी, और उनकी वो सेल्फ आइडेंटिटी की प्रक्रिया को उन्होंने सोशलाइज किया है, सामाजिक तौर पर बताया गया है। तभी तो लोग बोलते हैं यस, उसकी आइडेंटिटी जो है वो महान है, और वो आदमी बहुत अच्छा है, वो बहुत विद्वान है, वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। तो ये कब हुआ है? उसने खुद को जानने के बाद। इन आईने में दिखने वाली बहार को न तुम इतनी तवज्जो दिया करो। जब आदमी आईने के सामने देखकर खड़ा होता है, तो वो जो बाहर दिखती है, वो अपने जो रूप को, बाहरी रूप को देखता है, झांकता है, तो वो बहुत खूबसूरत महसूस करता है अपने आप को। इसलिए किसी ने कहा है कि आईने में दिखने वाली बहार को तुम न इतनी तवज्जो दिया करो। अगर सच में खूबसूरत दिखना चाहते हो, तो अपने अंदर के अंदर भी थोड़ा सा झांक कर देख लिया करो। अगर वाकई में तुम जिंदगी में खूबसूरत दिखना चाहते हो, तो अपने अंदर झांकने की प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए। यह प्रोसेस होती है सेल्फ आइडेंटिटी की। सेल्फ आइडेंटिटी किसी के कहने से प्रैक्टिकल नहीं हो जाएगी, प्रैक्टिकल नहीं हो जाएगी। अपने अंदर की प्रक्रिया को झांकने की जो बात है, इन दैट प्रोसेस यू कैन आइडेंटिफाई योर सेल्फ आइडेंटिटी। देखिए अब क्या होता है, आई कैन गिव यू एक बेस्ट एग्जांपल ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से रिटर्न आ गए और वो अपनी वकालत का पेशा शुरू करने लगे, तो वकालत का पेशा शुरू करने के बाद जब वो कोर्ट में जाते हैं, तो वकालत का पेशा उनको समझ में आता है कि अपोनेंट आदमी इतना आक्रामक होकर उनके सवालों को काउंटर कर देता है। वो समझ जाते हैं कि दिस आइडेंटिटी, दिस जॉब इज नॉट फॉर मी। मैं वकालत करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। मुझे देश की राजनीति करनी चाहिए, मुझे लोगों को मार्गदर्शन करना चाहिए, मैं लोगों को एक दिशा देने का काम कर सकता हूं। जब वो अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले उनसे कहते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें सच में इस देश के लिए कुछ करना है, जाओ भारत भ्रमण करो। मीन्स व्हाट? गोपाल कृष्ण गोखले एज अ टीचर गाइड महात्मा गांधी टू गो एंड सी द होल इंडिया। पहले जाओ और पूरा भारत भ्रमण करो, भारत को देखो, भारत की समस्या देखो, भारत का ग्रामीण इलाका देखो, भारत का शहरी इलाका देखो, देन डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी। बाद में तय करो आपको क्या करना है। तो महात्मा गांधी जाते हैं, भारत भ्रमण करते हैं, और वो उनको एक बात समझ में आती है कि इस देश में राजनेता की नहीं, महात्मा की जरूरत है। तब से सूट बूट पहनना महात्मा गांधी छोड़ देते और लोगों की सेवा करना शुरू कर जाते। कब प्रक्रिया शुरू हो गई है? उन्होंने समझा अपने आप को कि मेरा जन्म वकालत करने के लिए नहीं हुआ है। दैट्स माय नेगेटिव पॉइंट। हम लोग जिंदगी में एक डिग्री लेते हैं, एक जॉब पकड़ते हैं, और उसी जॉब में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को पहचानते ही नहीं है। हमारा गट्स क्या है, हमारे पॉजिटिव गट्स क्या है, हमारे निगेटिव गट्स क्या है। जब आप अपने पॉजिटिव और निगेटिव गट्स को पहचानोगे, निगेटिव गट्स को खत्म कर दोगे, पॉजिटिव गट्स को बढ़ाओगे, तब जिंदगी में जाकर अपना मकाम पाओगे। वरना ऐसे ही थोड़ा होता है जिंदगी में झुलसना। समस्याएं तो बहुत सारी आती है। ब्लैक्स लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ने वाली ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे बराक ओबामा। बराक ओबामा अमेरिका के इतिहास में सबसे यंग प्रेसिडेंट बनने वाले बराक ओबामा है। वो भी ऐसी फैमिली से थे, ही वाज अ ब्लैक्स। अमेरिका में काले और गोरों का भेद हुआ करता था। 1964 तक अमेरिका के लोग एक्टिव वोट नहीं दे सकते थे।
ऐसे बराक ओबामा को वोट का अधिकार, जब वोट का अधिकार मिलता है, ऐसे बैकग्राउंड से आने वाला बराक ओबामा क्या करता है, अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष बनता है। कैसे बनता है? वो पहचानता है अपने आप को। मेरा पॉजिटिव गट्स क्या है कि मैं जब बोलता हूं तो लोग सुनते हैं, केवल सुनते नहीं है, मैं जो बोलता हूं उस पर अमल भी करते हैं। बराक ओबामा जब अपनी वकालत की पढ़ाई कर रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि मैं जब बोलता हूं तो लोग सुनते हैं, और मैं जब अपने आवेश में आकर लोगों को बोलता हूं ऐसा करो, तो उसमें से 90% लोगों को करते हैं। यानी मुझे राजनीति में जाना चाहिए, मुझे लोगों को सलाह देनी चाहिए, अच्छा क्या है बुरा क्या है। इसलिए ऑडेसिटी ऑफ होप नाम का ऑटोबायोग्राफी है बराक ओबामा की, अगर आपको टाइम मिले। सॉरी, उसका ड्रीम्स माय फ्रॉम माय फादर नाम की उसकी ऑटोबायोग्राफी है। और ऑडेसिटी ऑफ होप यानी धारिष्ट आशावाद का, आशावाद की जो डेयरिंग है, आशावाद कैसे होना चाहिए, वो उनका एक चिंतन है अमेरिकन पॉलिटिक्स पर, अमेरिकन राजनीति पर। आपको समय मिले तो पढ़ लेना। उसमें उन्होंने कहा है कि मुझ जैसा व्यक्ति जब स्कूल में पढ़ता था तो मुझे एक आइसोलेशन में हुआ करते थे। वो एक ही वाज द ओनली ब्लैक पर्सन स्टडिंग इन दैट क्लासरूम। वो क्लासरूम में दिखने वाले अकेले ब्लैक थे और एक ही लड़की थी। वो दोनों भी आपस में कभी उस स्कूल के जीवन में आपस में बात नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सारे व्हाइट्स उनको वो फील होता था, उनका अंदर का क्लेम उनको खाता था। अरे निगेटिव माइंड्स उनको खाते थे कि अगर मैं कैसे उससे बात करूं या मैं कैसे एक्सप्रेस करूं अपने आप को, मेरे नॉलेज मैं वो क्लास में अगर बोलूंगा, अगर मैं निगेटिव हो गया, अगर मैं गलत हो गया तो सर सब बच्चे मुझ पर हंसेंगे। इस भावना की वजह से उन्होंने कभी क्लास में किसी सवालों का जवाब नहीं दिया। लेकिन ये बच्चा जब आगे चलकर वकालत की शिक्षा लेता है, वो जब आत्मचिंतन करता है, अपने आप को पहचानने की प्रक्रिया शुरू करता है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की, सेल्फ आइडेंटिटी की प्रक्रिया जब शुरू कर देता है, तो वो जानता है कि मैं जब बोलता हूं तो लोग सुनते हैं, सुनते ही नहीं उस पर अमल करते हैं। बराक ओबामा आगे चलकर अमेरिका की राजनीति में आते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी को एक उभरता हुआ सितारा मिलता है। आगे जब 26/11 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ तब वो हमला करने वाला ओसामा बिन लादेन होता है, बराक ओबामा नाम होता है। तो वो बहुत प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 2011 में ओसामा के साथ ओबामा को ज्वाइन करने के अपोनेंट पार्टी, भारत में ही केवल जाति के नाम पर लोगों को, भारत में ही केवल जाति के नाम पर लोगों को परेशान नहीं करते हैं, उन लोगों को अमेरिका में भी ये सवाल होता है। तो उनका जो पीए होता है, उनका जो पीए होता है वो उनसे कहता है, नाउ आर यू गेटिंग माय वॉइस क्लियरली, आर यू गेटिंग माय वॉइस क्लियरली? यस यस सर। तो वो बोलता है कि सर आपका नाम तो ओबामा है और आपने आइडेंटिटी बना ली है ओबामा नाम के, अभी ओसामा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया है, तो आपको लोग कैसे चुनेंगे अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष? तो वो बोलता है कि मेरी जो नियत है, मेरा जो काम है, मेरा जो रुसूख है और मेरी ओवरऑल जो आइडेंटिटी है, वो लोगों को बताएंगे कि मेरा और ओसामा के कृति में जमीन आसमान का फर्क है, अंतर है। और बराक ओबामा अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष 2007 में बन जाता है। ये होती है जो खुद को पहचानते हैं ना, वो लोग कितना भी गहरे से गहरा संकट क्यों ना आ जाए, वो अपने अपने कुशल से जरा सा भी नहीं हिलते हैं। Then we can take the example of Bill Clinton. He was the earliest president of अमेरिका। ये बिल क्लिंटन जो होता है, ये बिल क्लिंटन की जब छोटा होता है तब उसकी माँ ने दूसरी शादी की होती है, उसका और उसके पिताजी का कुछ जमता नहीं है, आई थिंक ही वाज डाइड। तो ये क्लिंटन के उसको सौतेले बाप ने इतना परेशान किया होता है कि बस वो जीने की राह भी छोड़ना चाहता था, वो मरना चाहता था। लेकिन जब वो आगे आता है, वो बोलता है कि अगर मानवीय जीवन में परिवर्तन करना है तो मुझे शिक्षा लेनी पड़ेगी। वो खुद को पहचानना शुरू कर जाता है और मुझे अच्छे बोलने का तरीका आना चाहिए। वो सिमिलरली वकालत की शिक्षा लेता है, तब उसको हिलरी क्लिंटन मिलती है, उसकी वाइफ, जो कि 2 साल बाद उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। वो हिलरी क्लिंटन बोलती है कि तू जब बोलता है तो लोग सुनते हैं, तू बोलने का प्रयास कर, तू अच्छे बोलने का प्रैक्टिस कर, तू अमेरिका की राजनीति में तुझे एक अच्छा भविष्य मिल सकता है, एक अच्छा करियर मिल सकता है, तू अमेरिका की राजनीति में जाने का प्रयास कर। अच्छा, हालांकि हिलरी क्लिंटन उससे 4 साल बड़ी उम्र में होती है, फिर भी वो दोनों शादी कर लेते हैं। हिलरी क्लिंटन प्लेज एज अ रोल ऑफ अ टीचर इन क्लिंटन लाइफ। बिल क्लिंटन की लाइफ में एक सौतेले बाप ने सताया हुआ इंसान जो कभी मरने की भाषा कर रहा था, वो भी अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष बनता है। क्यों?
सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ, खुद को पहचानने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं सेल्फ सेल्फ रियलाइजेशन। वो आपको जानने की प्रक्रिया करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक मामूली से एक बोट यहाँ से वहां ले जाने वाले इंसान के पुत्र थे। यहाँ से वहां जब जाते थे, वहां से यहाँ जाते अपने पिता के साथ, तो अपने आप को पहचानते हैं क्या मेरा जन्म जीवन भी ऐसे ही जाने वाला है, मुझे कुछ मैकेनिज्म में वर्क करना है, मुझे कुछ हवाई क्षेत्र में कुछ काम करना है। वो जब पहचानते हैं, अपने टीचर को बोलते हैं, तब उनको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की प्रतिभा से वो अपने आप को परिचित होते हैं, तो समझ जाते हैं कि यस, मेरा जन्म देश में कुछ साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन देने के लिए हुआ है। और द विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने वो सारी की सारी कहानी लिखी हुई है। आप लोगों को विंग्स ऑफ फायर भी पढ़ना होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक अनटचेबल एंड डाउन ट्रोडन फैमिली से आया हुआ इंसान, वेरी इंटेलेक्चुअल एंड वेरी स्कॉलर। भारत के संविधान में 3 संविधान लिखने के वक्त उस वक्त के विद्वानों में से एक महान विद्वान। आज भी 21st सेंचुरी का सबसे विद्वान व्यक्ति कौन है ऐसा कहा जाए तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 21वीं सदी का सबसे विद्वान छात्र बोलकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को गौरवान्वित किया है। क्या डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने आप को पहचाना था, अगर इस व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन करना है तो हम लोगों को शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो व्यक्ति के जीवन में मौलिक परिवर्तन कर सकता है। और उन्होंने शिक्षा पे स्ट्रेस दिया, उन्होंने अपने आप को पहचाना, बहुत विद्वत्ता, बहुत ज्ञान हासिल कर दिया और वो आगे बढ़ते चले गए। आज इस भारत को एक सक्षम कॉन्स्टिट्यूशन देने वाला एक इंटेलेक्चुअल बोलकर और न जाने कितने लोगों का आदर्श बनकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लोगों की जिंदगी संवारी है। नेपोलियन बोनापार्ट, आपने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट की बायोग्राफी, उसके लाइफ में ऐसा जीवन आता है कि नेपोलियन बोनापार्ट और उसका भाई जो होते हैं, वो भाई उस जिस आइलैंड पे उनका जन्म हुआ होता है, वो मातृभूमि को जब वो आजाद कराते हैं तब वो उस मातृभूमि के राजनीति में शामिल होता है उनका भाई। उनको मारने का प्रयास किया जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को उनके दुश्मन मारने के लिए आते हैं। 21 साल का एक नौजवान है नेपोलियन बोनापार्ट, 21 साल का नौजवान है। उसको मारने के लिए हजारों की तादाद में सैनिक पीछे लगे हुए होते हैं, पीछे लगे हुए होते हैं और वो उसको मारने वाले होते हैं। तब एक वेल होती, वेल विहीर बोलते मराठी में उसको, बावड़ी, उस बावड़ी में वो उड़ी मारते हैं। वो अपने आप को झोंक देते हैं और उसके अंदर एक छोटा सा गड्ढा होता है, गड्ढे में अपने आप को छुपा लेते हैं, वहां पर सिटक जाते हैं और एक पत्थर को जो बाजू में था वो पानी में धकेल देते हैं। जब वो सारे सेनापति और सिपाही वहां पर वो बावड़ी के पास आते हैं तो वो देखते अरे इसने तो सुसाइड कर दिया, वो नीचे मर गया। नेपोलियन बोनापार्ट नीचे जाके मर गया। वो बहुत देर तक वहां पर बैठे रहते हैं, ऊपर कहीं ऊपर ना आ जाए तीरते समय। बहुत 12-14 घंटे के बाद, 2 दिन बीतने के बाद वो देखते कि अभी ऊपर नहीं आएगा। तब तक उस 5x5 के खड्डे में नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को 24 घंटे सिकुड़ कर बैठे रहते हैं। वो जब सिपाही चले जाते हैं तो बोनापार्ट ऊपर आता है और वो बोलता है, वो अपनी जमीन पर लिख देता है कि नेपोलियन बोनापार्ट इज डेड। मैं अपने आप को घोषित करता हूं, मैं आज के बाद खत्म हो गया हूं। और जब नेपोलियन बोनापार्ट आगे बढ़ना शुरू कर देता है तो उसको हराने वाली कोई ताकत नहीं होती है। जब भी उसके पास से या कान के पास से कोई गोली चली जाती है तो वो संभाल लेता है कि यस, मैं तो पहले ही मर चुका हूं। अगर मैं उस वक्त उन लोगों के हाथ में लग गया होता तो काश मैं मर गया होता हूं। और मेरी ताकत, मेरी हिम्मत जो है वो मेरे लोगों को किस तरह से बल देती है, तो बिकॉज ऑफ माई इनिशिएशन। मैं जब लोगों को इनिशिएटिव लेता हूं, मैं जब लोगों को बोलता हूं कि यस मैं आगे हूं, आप मेरे साथ आइए, तो मेरी ये भाव लोगों में एक ऊर्जा निर्माण करती है। तो किसी भी युद्ध में 21 साल का लड़का आगे जाता था। सेल्फ आइडेंटिटी, अपने आप को पहचानो, अपने गट्स को पहचानो, किस गट से लोग प्रभावित होते हैं उस बात को जानो और जानकर आगे बढ़ने का प्रयास करो। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स। आप आपके जीवन में न जाने कितने एग्जाम्पल्स ले सकते हो और वो सारे के सारे एग्जाम्पल लेकर अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हो। गॉट दिस पॉइंट? समझ में आ गया सेल्फ आइडेंटिटी की प्रक्रिया? आई थिंक